अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम पीसीओएस से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। पीसीओएस क्या है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, अलामात क्या हैं और इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। वजह क्या होती है इसमें? वजह इसमें जेनेटिक फैक्टर्स हैं, यानी अगर आपकी फैमिली में बाकी मेंबर्स को भी किसी को ये प्रॉब्लम है तो ये नस्ल दर नस्ल रन कर सकती है, नेक्स्ट किसी बच्ची में ये प्रॉब्लम आ सकती है, यानी जीन से रिलेटेड है। यही वजह है कि ज़रूरी नहीं है कि जो मोटापे वाली यानी ओबेसिटी वाली पेशेंट्स हैं उनमें ये प्रॉब्लम देखने में आए। ये जो साथ में थिन लीन बाजुकात पतली बच्चियाँ होती हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि जीन्स रोल प्ले करते हैं। दूसरे नंबर पे आपके जो इन्वायरमेंटल फैक्टर, यानी कि आप डाइट किस तरह की ले रहे हो, आपका सीडेंटरी लाइफस्टाइल तो नहीं है। पीसीओएस होता क्या है, ये अंडेदानियों के अंदर पानी की थैलियाँ बन जाती हैं और अक्सर मरीज़ कंफ्यूज होते हैं कि ये पानी की थैली रसोली कहीं जड़ों वाली रसोली तो नहीं है। ये बिल्कुल B9 कंडीशन होती है, यानी इसमें ख़तरे वाली कोई बात नहीं होती। और इसको अर्ली स्टेज पे अगर आप डायग्नोस कर लेते हो तो बहुत सारी चेंजिंग्स आप लाइफ में लेके आ सकते हो। और ऐसी भी नहीं है कि इसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म किया जा सके, लेकिन इसमें जब आप एहतियाती तदबीर करते हो तो ये आपको आपकी हेल्थ पे उस तरह से अफेक्ट नहीं होती है। पीसीओएस का मीनिंग ये है, ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है बेसिकली। इसकी प्रेजेंटेशन डिफरेंट होती है, यानी ये हर किसी में एक ही अलामत के साथ शो नहीं होगा। को डिपेंड करता है कि जैसे इसकी अलामात में क्या आता है, यानी कि मोटे बाल आना जिस्म के ऊपर, चेहरे पे। और ये बाल किस तरह के होते हैं, ये मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ होती है, यानी कि नॉर्मली वीमेंस में देखने में आता है ख़वातीन के अंदर के जो बालों की ग्रोथ होती है वो नरम बाल होते हैं बेसिकली। लेकिन जो पीसीओएस के पेशेंट्स होते हैं इसमें जो बालों की ग्रोथ होती है वो थिक होती है, यानी मोटे बाल होते हैं। और अगर इसको आप शेव करते हो या वैक्स करके रिमूव करते हो तो इसके जो नए आने वाले बाल होते हैं वो सख्त होते हैं और चुभने वाले होते हैं। इसके अलावा इसकी जो पैटर्न होता है ग्रोथ का वो ऐसी जगहों पे होता है जो नॉर्मली जेंट्स में देखने को आता है, यानी ये चेस्ट पे ग्रोथ होगी, स्पेशली मिड लाइन पे, थाइस पे इसकी ग्रोथ देखी गई है, टांगों पे। और जो अम्बिलिकस है यानी नेवल से नीचे इसकी ग्रोथ ज़्यादातर कॉमन होती है। और जो दाढ़ी है, मूंछों के बाल, ये सब जो नॉर्मली जेंट्स में होते हैं ये आपको फीमेल्स में इसकी अलामात नजर है। कुछ में तो कम बाल होते हैं, एक दो बाल होंगे, और कुछ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है इसकी। इसके अलावा चेहरे पे दाने होते हैं और बालों का झड़ना, यानी कि जो सामने से फ्रंटल बार्डलेस इनमें पेशेंट्स में देखी गई है, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। और माहवारी में ये होता है कि या तो वो माहवारी अपने टाइम पे आती है लेकिन स्पॉटिंग होती है, दाग लगते हैं, या फिर कुछ दिन ऊपर हो जाते हैं। और कुछ सीवियर केसेस ऐसे होते हैं जिसमें 2-2 3-3 माह या बाज़ औक़ात 1-1 साल माहवारी इनको नहीं आती है। इसके अलावा अगर वो शादीशुदा हैं तो उनमें कंसीव करने के प्रॉब्लम्स आते हैं। कुछ इसमें एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं जो साइड बाय रन करेंगे। अगर आप इसको प्रॉपर्ली लेके नहीं चलते हो, उसमें एहतियात नहीं करते हो, तो आपको साथ में पेशेंट्स को दूसरी प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, जिसमें डिसलिपिडीमियाज़ है, यानी कि उनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो सकता है, शुगर, हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है लेटर ऑन लाइफ में जाके। इनमें ओबेसिटी होती है, मोटापा है, और दिल के अमराज में ये मुब्तला हो सकते हैं। और एक और कंडीशन है जिसमें है बच्चेदानी का कैंसर हो सकता है इन पेशेंट्स के अंदर। अगर उनकी शेडिंग नहीं होती, यानी कि लंबे अरसे तक माहवारी उनको नहीं आती, तो वो बच्चेदानी के अंदर कैंसर बन सकता है। इनमें हम ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं? जो भी पेशेंट आएगा उसका कंसर्न डिफरेंट होता है। अगर तो वो अनमेरिड बच्ची हैं तो उनको मोस्टली माओं को ये फ़िक्र होती है कि इनके माहवारी के डेज़ आगे पीछे या जस्ट स्पॉटिंग हो रही है, क्या प्रॉब्लम है। नॉर्मल जो 6-7 दिन का पीरियड होता है वो इनके अंदर नहीं आ रहा है, या 2-2 3 माह माहवारी आ रही नहीं है। तो ये जो कंसर्न है बेसिकली ये मैटर करता है कि पेशेंट किस कंसर्न से आ रहा है। अगर तो शादीशुदा बच्ची हैं तो उनको कंसर्न ये होता है कि उनकी औलाद नहीं है, तो वो उसके लिए ट्रीटमेंट लेना चाह रहे होते हैं। और इसके अलावा जो टीनेज होती हैं, एडोलेसेंस में होती हैं, उनको कॉस्मेटिक का पेन ऐसे रिलेटेड होता है, यानी चेहरे पे बाल जो है या दाने हैं ये किसी तरीके से ख़त्म हो जाए। नॉर्मली हमारा फोकस ये होता है कि अगर तो वो अनमेरिड बच्चियाँ हैं तो उसमें जो उनके मेंसेस हैं उनको किसी हद तक रेगुलर किया जाए, और एक स्केड्यूल दे दिया जाता है कि इस तरीके से मेंस्ट्रुएशन अगर हो रही है तो बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और जो शादीशुदा जोड़े होते हैं उनमें ओव्यूलेशन से मतलब बजाय इसके कि हम उनके साइकिल्स हर महीने के महीने करें, हम ज़्यादा जो फोकस करते हैं वो उनकी कंसेप्शन पे करते हैं, यानी कि उनको ऐसी ट्रीटमेंट दी जाए कि उनको जल्दी से जल्दी जो है वो अल्लाह जो है औलाद से नवाज दे। और इसके अलावा जो
प्रॉब्लम्स होती है कॉस्मेटिक, जिसमें चेहरे पे बाल आना, दाने वगैरह, ये सब कंडीशंस जो आ जाती हैं। इसके लिए ओरल ट्रीटमेंट भी होता है, यानी खाने की टैबलेट्स भी दी जाती हैं, और साथ में डर्मेटोलॉजिस्ट को रेफ़र किया जाता है, जो या तो वैक्सिंग, ब्लीचिंग या लेज़र के थ्रू, जो कि लेज़र हेयर रिडक्शन होती है, वो प्रोलॉन्ग मेथड होता है, डिफरेंट सेशंस होते हैं उसके, लेकिन उसमें वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसके अलावा जो थिकनेस है वो उनकी कम होती है, उनकी जो ग्रोथ है वो भी कम होती है बालों की विद टाइम। सबसे पहली चीज़ जो PCOS में आप एहतियात करते हो वो होती है लाइफस्टाइल चेंजेस। इसका कोई परमानेंट हल नहीं है कि कोई ऐसी टैबलेट है कि ये थैलियाँ बिल्कुल से गायब हो जाएंगी और आप एक नॉर्मल लाइफ रूटीन की तरफ आ जाओगे। जो इसमें सबसे पहली चीज़ है, एक तो डेली वॉक, एक्सरसाइज, और साथ में लाइफस्टाइल चेंजेस में आपको डाइट ऐसी करनी है जो कि PCOS के लिए जो है ना, PCOS के लिए फ़ायदेमंद हो, आपके लिए फ़ायदेमंद हो। इससे हार्मोन्स का इम्बैलेंस जो हुआ है वो बेहतर हो जाएगा, और जो डिफरेंट अलामात हैं वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी, कम हो जाएंगी काफ़ी हद तक। उसमें सबसे पहले तो ये आता है कि आपने खुराक जो है उसमें चेंजिंग्स लानी है। उसमें फ़िश का इस्तेमाल, इसके अलावा मीट है, चिकन, नट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उसमें फ़ाइबर होता है, फ्रूट्स हैं डिफरेंट, और चिया सीड्स आजकल बहुत कॉमन है, चिया सीड्स आप ले सकते हो, और किनवा होता है, ये दाने होते हैं, सीड्स होते हैं, इनका आप सैलेड वगैरह बना सकते हो, ठीक है। और साथ में मल्टीग्रेन की ब्रेड और मल्टीग्रेन का आटा, यानी कि जिसमें रिफाइंड कार्ब्स नहीं होते, बेसिकली आते हैं, उसके साथ एक्सरसाइज और वॉक, तो काफ़ी हद तक आप मेडिकेशंस को अवॉइड कर जाते हैं। और जो मेंसेस हैं वो साल में 3-4 दफ़ा आना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं होता है इन पेशेंट्स को कि हर महीने के महीने मेंसेस आएँ, लेकिन इसकी शेडिंग ज़रूरी होती है, मेंसेस आना ज़रूरी होते हैं। अगर आपकी बच्ची को 2-3 महीने में मेंसेस नहीं आए तो एक दफ़ा आपने डॉक्टर को चेकअप कराना है, ताकि उसको मेंसेस लाने के लिए मेडिसिन दी जाए, क्योंकि अगर ये लगातार 6 महीने मेंसेस नहीं आते तो उसमें डर होता है कि कहीं बच्चेदानी के अंदर जो है वो नेक्स्ट कोई कैंसर वगैरह बनने के चांसेस ना हो। दूसरी चीज़ ये होती है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ वेट रिडक्शन इंपॉर्टेंट होता है। वेट रिडक्शन में आप क्या कर सकते हो, अगेन वॉक, एक्सरसाइज, और जो लाइफस्टाइल चेंज आप करोगे उसमें ऑटोमेटिकली आपका वेट भी कम हो रहा होता है, और कुछ मेडिकेशन दी जाती हैं जो कि वेट रिड्यूस करने में हेल्प आउट करती हैं। तीसरे नंबर पे जो है कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जो कि कंसीव करने में भी हेल्प आउट करेंगे, वेट रिडक्शन में भी हेल्प आउट कर रहे होते हैं, और जो बाकी अलामात है उसको कम करने के लिए आपको साथ में दिए जाते हैं। नेक्स्ट, अगर कंसर्न फर्टिलिटी से रिलेटेड है, सब फर्टिलिटी वाली पेशेंट्स हैं, कंसीव नहीं कर रही, तो उसको फिर डायरेक्टली ऐसी ट्रीटमेंट पे डाला जाता है कि वो इजीली कंसीव कर सकें। और साइड वाइज जो प्रॉब्लम्स है आपकी, हाइपरटेंशन, डिसलिपिडीमियाज, लिपिड का प्रॉब्लम है, BP ज़्यादा है, और ओबेसिटी है, ये सब खुद ब खुद जब आप लाइफस्टाइल को अपने चेंज करते हो तो ये खुद ब खुद चीज़ें आप इनसे बच जाओगे। लेटर ऑन लाइफ में आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, और ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल है जो कि नॉर्मल रूटीन में किसी को भी अपनाना चाहिए, सबको अपनाना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत कॉमन है बच्चियों में। हर तीसरी चौथे बच्चे को, आप किसी भी महफिल में बैठे होगे तो आपको ये कंप्लेंट सुनने को मिलेगी कि या तो उसको माहवारी नहीं आ रही, वेट बहुत ज़्यादा है बच्ची का, बाल आ रहे हैं चेहरे पे, दाने हैं बहुत ज़्यादा। तो ये कंडीशन जो है काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। स्टिल हमने सिर्फ इस पर फोकस नहीं करना, बाज़-औक़ात अलामात मिलती जुलती होती हैं इस कंडीशन के साथ, लेकिन पेशेंट को साथ में कोई और प्रॉब्लम चाह रही होती है मेडिकली, तो उसके लिए उसको डायग्नोस करना और उसके टेस्ट करना ज़रूरी होता है। तो आज हमने PCOS से रिलेटेड डिस्कस किया है। ये बहुत ख़तरनाक नहीं है जिस हद तक इससे डरा जा रहा है या बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद होती हैं माएँ। इसको आपने एक तरीके से लेके चलना होता है। इसमें लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे अगर आप, तो आप मेडिकेशन से काफ़ी हद तक बच जाएंगे। और अगर ये सवेरिटी की तरफ जा रही है, बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हैं, यानी अलामात बहुत वाज़े हैं, तो उस केस में आपने साथ में मेडिकेशंस की हेल्प लेनी होती है और डॉक्टर की गाइडेंस भी साथ में लेनी होती है कि किस तरीके से इसको कोप अप किया जाए। थैंक यू।